हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले एक मेन सूचना आप सभी को मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले आप सभी को ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप सभी की डेली बेसिस पर जीके की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर भैया आप सभी का ये जो क्लास चलने जा रहा है स्पेशल है बिहार बीएड वालों के लिए। बिहार बीएड का एग्जाम काफी करीब आ चुका है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं आप सबके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और दूसरी बात ये है भैया कि यहाँ पर कुछ लोग जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिनका एग्जाम हो चुका है। तो भैया आप सभी लोग नुकसान अपना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गिने चुने 4-5-6 लोग हैं जो कि डेली अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ये तो वही हाल हुआ ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भैया गुरु पाप लगेगा, गुरु पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब किए रहिए। जीके जब भी पढ़ना हो यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। जीके कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जीके ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो कि हर एक एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप सभी को जब भी मन हो, जब भी टाइम हो, भैया आप सभी लोग मुझसे जुड़े, जीके पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ यहाँ पर डेली क्लास चलाई जाती है, तो अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैया बिहार बीएड वाले एकदम कंसंट्रेट होकर ये क्लास अटेंड करें। और जितने भी लोग बीएड से रिलेटेड हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, यदि आप लोग जीके में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ ये क्लास यहाँ पर चलेगी और बहुत ही स्पीड में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड के साथ साथ आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। ये मत समझिएगा कि स्पीड का मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा मतलब ये है स्पीड का कि आप सभी को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में क्लास चलाऊंगा, लेकिन जानकारी पूरा आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर एंड तक देखिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिए भैया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2018 की यहाँ पर बात हो रही है। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए बताइए समझौता, मतलब किस बैंक के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो भैया ऐसा जो है इन्होंने किसके साथ किया था? एचडीएफसी के साथ, या भैया आईसीआईसी बैंक के साथ, या भारतीय स्टेट बैंक के साथ, या भैया एक्सिस बैंक के साथ। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है भैया। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों में, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप जो है उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए जो है एक्सिस बैंक का सहारा लिया था। बिल्कुल भैया आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसी बैंक पर हस्ताक्षर किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए भैया इस बैंक ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या चीजों पर इसने वादा किया था भैया। इसमें वादा किया गया था भैया, इसमें जो है यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को जो है 30 लाख रुपए का जो है नगद जो है उन्हें देने का जो है वादा किया गया था। और साथ ही साथ 12 से लेकर 20 साल के बच्चों को, 12 से लेकर 20 साल के बच्चों को जो है शिक्षा, इनकी जो है 12 से लेकर 20 साल के जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए तक का जो है धनराशि देने का जो है इस बैंक द्वारा वादा किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी लोग थोड़ा सा बड़ा है, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप सभी लोग इसे रिलेट कर लीजिएगा एक्सिस बैंक को इस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस या वियतनाम? चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं सही आंसर की। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने क्या बताया है, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोगों ने बताया है फिलीपींस, भैया आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट है। 2018 में जो है फिलीपींस देश ऐसा देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। भैया बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। महात्मा गांधी ने प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन तो इसकी रचयिता कौन है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा आपको लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसको आप समझिए। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक, देखिए महात्मा गांधी कई सारे भजन सुनते थे, उनमें से एक भजन बहुत ही उनका फेवरेट भजन था। ठीक है, उस भजन का जो शुरुआती लाइन है वैष्णो जन तो, अब आपको बताना है इसके रचयिता कौन है। तो भैया इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी हैं। कौन है भैया? नरसिंह मेहता जी हैं। यदि आप सभी को मैं इसका पूरा लाइन बताऊं तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, चाहे तो कॉपी पेन में आप सभी लोग साथ में कहीं पर लिख लें। तो भैया ये जो पूरा इनका लाइन था
उसका मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, और पूरा जो वैष्णो जन, तो ये पूरा वाक्य क्या है, पूरा जो है एक सेंटेंस बनता है, जहां तक पूर्ण विराम नहीं लग जाता है वहां तक आप सभी को लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है वैष्णो जन तो, इसके आगे और क्या है आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा भैया। वैष्णो जन तो तेने रे कहिए जो पीड़े पराई जाड़े रे। इसका अर्थ हो गया भैया, इसका अर्थ हो गया सच्चा वैष्णो वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है। और ये जो है इनका बहुत ही फेवरेट जो है भजनों में से एक था, बिल्कुल राइट कर लीजिए, जो कि नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जितने भी साथियों ने क्या बताया है, हड्डी, जैसा कि बहुत ही आसान ही प्रश्न है, यहाँ पर बिल्कुल राइट कर लीजिए भैया। हड्डी जब आपकी कमजोर होती है तो आप सबको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर विटामिन डी की जो है कमी हो रही है। विटामिन डी की यदि कमी होगी तो भैया आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और यह हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम खासकर प्रौढ़ अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए विटामिन डी के स्रोत किसमें मिलेंगे आपको, दूध में मिल जाएगा भैया, अंडे में मिल जाएगा, हरी सब्जियों में मिल जाएगा। अगर आप धूप में रहते हैं, धूप में भी विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। देखिए कभी भी जो काम करने वाले मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं भाई, उनको कभी भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। भारी से भारी सामान उठा के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है प्रॉपर धूप में रहता है, और विटामिन डी जो है काफी हद तक आपको धूप से मिलता है। चलिए, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, सभी को बताना है भैया, सभी को बताना है। आप सभी का जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा भैया, इतिहास की यदि हम माने, इतिहास की यदि माने, इतिहास के अनुसार जो है सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन, सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो थे उनका नाम था क्या भैया, उनका नाम था उदयन। तो भैया यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए, इतिहास की माने, इतिहास के अनुसार जो है सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी, अजातशत्रु के भैया उत्तराधिकारी का नाम है उदयन। तो भैया उदयन ने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। कहां से भैया, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो भैया आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना है भैया, इस हिसाब से देखा जाए तो दिए गए प्रश्न में जो है उदयन का नाम ही नहीं है। तो भैया आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को इसलिए टिक कर लेना है क्योंकि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी सही रूप में देखा जाए तो उदयन आपका राइट हो जाएगा। उदयन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजधानी किसको, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तो उस व्यक्ति का नाम है उदयन। और उदयन कौन था भैया, सम्राट अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर भैया उदयन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने उदयन को कमेंट में लिख रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट है। उदयन कौन था, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, यहाँ पर वाक्य आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से पढ़िए भैया। योगक्षेम वाह्यम किसका आदर्श वाक्य भैया, ये आदर्श वाक्य भैया किसका, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई का भैया, या आपका LIC ऑफ इंडिया जिसे हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, या लोकसभा, या भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय, सभी को बताना है भैया। अगर हम इस वाक्य की बात करें भैया तो यह भैया LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया मतलब कि भारत जीवन बीमा निगम, बिल्कुल भैया भारतीय जीवन बीमा निगम, बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। इसी का आदर्श वाक्य है। यह आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है, यह आदर्श वाक्य आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदू धर्म में जो गीता होता है, गीता भगवत से लिया गया है। बिल्कुल भैया आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और भैया LIC की जो स्थापना है ये आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ये आपका जो है सितंबर के महीने में हुआ है, और सन की बात करें सन 1956 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य मतलब खाड़ी अलग करता है, मन्नार की खाड़ी, या अकाबा की खाड़ी, या मैक्सिको की खाड़ी, या पाक जल डमरू मध्य। चलिए भारत और श्रीलंका को यदि हम यहाँ पर देखें, पाक जल डमरू मध्य, जितने भी साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही आसान प्रश्न था यहाँ।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सन 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? वो आपकी मुंबई से रिलेट करते हैं, पटुचेरी से, या कोलकाता से, या भैया गोवा से। तो भैया भारत का जो सबसे महंगा शहर आज के समय में है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी जिसे हम लोग जानते हैं मुंबई के नाम से, इसे इन्होंने दहेज में दे दिया था भैया। इतने नवाब लोग थे पहले। चलिए, बहुत ही शानदार, ये वाला बिल्कुल राइट करिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को, यहाँ तो भैया दहेज में लोग एक बुलेट देने में कतराते हैं, वैसे भी दहेज लेना देना भी नहीं चाहिए भैया, गलत बात है। लेकिन हम आज की जनरेशन की बात करते हैं, आज के समय की बात करते हैं। दहेज में एक बुलेट और एक छोटा मोटा कोई वाहन देना हो, गाड़ी देना हो, तो लोगों के पसीने आ जाते हैं। तो यहाँ पे भैया एक पूरा का पूरा शहर ही दान में दे दिया गया। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या लोग थे उस समय। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबंधों के लिए याद किया जाता है? सभी को बताना है, राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या भैया रामकृष्ण परमहंस। भैया सभी को ध्यान में रखना है, एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, एक ऐतिहासिक डेट के बारे में, और वो डेट है भैया सन 1893 ईस्वी। सभी को ये चीज मैं इसलिए याद रखने के लिए कह रहा हूं भैया, इस सन में जो है भारत के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद का जो नाम है, यहां से कुछ ज्यादा उज्ज्वलित हुआ। इसका रीजन क्या है भैया? इसका रीजन है भैया, ये दिन था भैया 11 सितंबर का, 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी भैया। ये पूरे भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन जो है भैया, जो है इन्होंने अपने भाषण से, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपने भाषण से लोगों को चकाचौंध कर दिया था। इन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया। इनके भाषण को लोग सुनकर जो है मनमुग्ध हो गए थे, और खास ही दूसरे देश के जो लोग थे वहां पर, वो काफी हद तक भारत से जेलस फील कर रहे थे कि भारत में ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल राइट कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद, जितने भी साथियों ने बताया है, इनकी जो जीवन है बहुत ही कम वर्षों की इनका जो जीवन रहा, 35 से 36 वर्ष तक इन्होंने केवल अपना जीवन व्यापन किया, लेकिन 35 से 36 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत कुछ कमाया, जो कि भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है भैया? आप सभी के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। आप सभी को यहाँ पर जो राइट आंसर है उसका चुनाव करना है, क्या राइट हो जाएगा। तो भैया धनपत राय को जो है मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। मेरे जितने भी साथियों ने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना है भैया, आप सभी लोगों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है भैया? आप सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने मधुशाला को चुना है भैया, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया? तो भैया वो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, या लाहौरी गेट, जिसे लाल किले का मुख्य द्वार कहते हैं। तो भैया इंडिया गेट, जितने भी साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है भैया। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर नई दिल्ली में स्थित है? बहुत ही बढ़िया, नई दिल्ली में स्थित है। इसे हम लोग आप सभी को बताना चाहेंगे, इसे जो है कब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध की याद में बनवाया गया, जो नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपको मुंबई में बनाया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? तो इंडिया गेट की ऊंचाई जो है 43 मीटर है। तो बिल्कुल भैया आप सभी का बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है,
किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है भैया? मेजर ध्यानचंद्र, या आपका बाईचुंग भूटिया, या पेले, या भैया डेविड बेकहम। तो भैया यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप सभी को देखना है। यहाँ पर जितने भी साथियों ने क्या बताया भैया, यहाँ पर जितने भी साथियों ने मेजर ध्यानचंद जी को चुना है भैया, आप सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म भैया आप सभी को ध्यान में रखना है 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था। और सन की बात करें तो सन 1905 ईस्वी में था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है भैया। इन्होंने सन 1928 ईस्वी में, सन 1932 ईस्वी में और सन 1936 ईस्वी में बहुत ही शानदार ओलंपिक में प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता भैया? स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाने लगा। 29 अगस्त एक ऐसा अच्छा दिन माना जाता है जिसे हम लोग जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं भैया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को मनाया जाता है, इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इन सब जानकारियों को आपको जो है बिल्कुल समेट लेना है, अपने बुक में, अपने किताब में, अपने कॉपी पेन साथ में रख के वहां पर समेट लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार जो है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है सूचनाओं का भंडार भैया। यदि आप लोग www के माध्यम से कोई भी सूचना चाहते हैं तो आप सभी को एक पूरा भंडार मिल जाएगा। तो इसका जो आविष्कार किया था, ये किया था भैया टिम बर्नर्स-ली ने भैया। चलिए हम अगर आपसे जुड़ पा रहे हैं भैया तो इसमें जो है बहुत ही बड़ा योगदान है www का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था, जो वर्तमान में कहां पर है भैया? भैया ब्रह्मव्रत, जिसे हम लोग वर्तमान में भैया किस नाम से जानते हैं? बिठूर नाम से जानते हैं। ये आपका कहां पर है भैया? कानपुर शहर में है, कानपुर शहर में है। तो ये चीज आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बढ़िया, बहुत ही शानदार है। अपनी प्रतिकृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिक ने किया, चंद्रबरदाई ने, या भैया मतिराम, या भैया घनानंद। सभी को बताना है अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख भैया किसने किया? भैया किसने किया मेरे भाई? सभी को बताना है। आप सभी का जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जितने भी साथियों ने क्या बताया है, जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया एक बहुत ही महान महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। तो ये चंद्रबरदाई, जिनके द्वारा लिखा गया, चंद्रबरदाई जो कि लाहौर से रिलेट करते हैं, बिल्कुल राइट कर लीजिए। भारत में सबसे, भारत में ही छोड़ दीजिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है भैया? पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, कहां पर हुआ था भैया? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, या उन्नाव में? तो भैया यहाँ पर सी वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए भैया। इनका जन्म जो हुआ था 3 अगस्त के दिन हुआ था, 3 अगस्त के दिन हुआ था भैया। और आप सभी को डेट बिल्कुल भी आप भूलना नहीं है, 1886 ईस्वी में हुआ था। और आप सभी को यहाँ पर ध्यान से देखना है भैया, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शहर है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से भैया? जहां पर झांसी की रानी का जो है जन्म हुआ था। बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी को। जो शहर झांसी की रानी के नाम से मशहूर है। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, मौर्य काल के दौरान, कुषाण, मुगल, या सल्तनत? चलिए भैया बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहां पर देखिए जितने भी साथियों ने बी वाला बताया कुषाण काल भैया, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही चुना है, बिल्कुल सही चुनाव किया है। यदि मैं बात करूं मथुरा कला की, तो मथुरा कला विद्यालय पहली शताब्दी, जी हां, पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में, पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक जो है, यहां पर चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं, पहली से लेकर 5वीं
शताब्दी तक जो है भैया आप सभी को ध्यान में रखना है मथुरा कला विद्यालय बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पे था। यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है ये समय था कुषाण काल का। जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। मथुरा कला परंपरा पूरी तरीके से जो है भारतीय तकनीक पर आधारित थी। मथुरा कला की यदि बात करें भैया, मथुरा कला शैली में भैया बुद्ध और जो है बोधिसत्व की लाल बलुआ पत्थर से बने सुंदर मूर्तियों को जो है दर्शाया गया है। तो ये बिल्कुल राइट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गुप्त काल का टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहां से रिलेट करता है? चित्रकूट से, कानपुर से, गोरखपुर से या आपका वाराणसी से? सभी मेरे साथी बताने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर भैया जितने भी साथियों ने कानपुर चुना है आप सभी लोग एक बार फिर से राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो भैया रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, भैया रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। हर एक प्रश्न में आप लोग स्टोरी क्रिएट करिए जिससे कि याद रहेगा। सन 1870 ईस्वी में जो है इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। कौन सा कारनामा? वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर बनवाया जो कि आज जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये 1870 ईस्वी की बनी हुई मंदिर है जो कि रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया है। तो इन चीजों को आप सभी को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है भैया। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए और बताने का प्रयास कीजिए, भूलिए मत यहां। चलिए भाई टाइम मशीन बताइए। तो देखिए यहां पर जितने भी साथियों ने क्या बताया है, जितने भी मेरे साथियों ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद जो है 1950, 65, 75 और 77 में जितने भी लोगों ने डी वाला रिलेट किया है 1977 भैया आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया। 1977 बताने वाले बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है 1977 ईस्वी में सृजित करता है। बिल्कुल भैया आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए। यहां पर बात हो रहा है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण हुआ। ये किसने करवाया? अकबर ने करवाया, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या भैया जहांगीर ने? सभी को ध्यान से देखना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे। तो भैया यहाँ पर जितने भी लोगों ने क्या बताया है? औरंगजेब बताया है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। बाद में भैया आप सभी को पता होना चाहिए कायमगंज में जो है मुगल घाट नवाब मोहम्मद खान जो है फर्रुखाबाद बसाए जाने के लिए जो है जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया गया था। तो यहाँ पर बी वाले बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो आप सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भैया आप सभी को ध्यान में रखना है भैया, सैरा नृत्य जो शैली है ये बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान जो है बहुत ही लोकप्रिय है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सैरा को चुना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इंद्र देवता को जो है पूजा जाता है, इंद्र देवता की पूजा की जाती है फसल कटाई के दौरान। यह जो है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन से जनजातियों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है? कोल जनजातियों के द्वारा, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। चलिए आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो भैया आगरा की मोती मस्जिद की बात करें भैया, आगरा की कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद का निर्माण की बात करें तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली में जामा मस्जिद का नाम सुना है आप लोगों ने? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद का निर्माण भी जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और लाल किले में एक मोती मस्जिद है, लाल किले में एक मोती मस्जिद है। आप सभी लोग बताएं उसका निर्माण किसने करवाया था? लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो भैया लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण आप सभी को ध्यान में रखना है,
औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो बिल्कुल भैया, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के इस क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्बल और लुप्त प्राय प्रजातियों की दस्तावेजीकरण के लिए अस्थायी स्थापित एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। आप सभी को यहाँ पर येलो, व्हाइट, रेड और ब्लू इन सब में एक कलर को चूज करना है। तो यहाँ पर हम यदि रेड को चूज करते हैं तो भैया रेड डेटा बुक इसे ऐड कर दीजिए, रेड इसके आगे ऐड कर दीजिए। तो भैया रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है जितने भी प्रजाति के पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो इनका पूरा बायोडाटा मतलब इनका पूरा लेखा जोखा जो है ये रेड डेटा बुक के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया मेरे भाई, आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओट, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है, चलिए चित्त ओट, चलिए इसी के साथ जो है आप सबकी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी की बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास चलाई जा रही थी। भैया सभी को जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि किया नहीं है किसी ने अभी तक। तो जितने भी लोगों ने किया है भैया सभी को एक बार दिल से शुक्रिया, और जितने भी लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। क्लास को शेयर कर दीजिए, और आप सभी को क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है आप सभी लोग पूछ सकते हैं। भैया सभी को एक बार गुड बाय भैया। सभी लोग टेक केयर, सभी का एक बार टेक केयर मैं करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जो है यहाँ पर ऐसे जुड़े रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर एंड तक जुड़ने के लिए।